हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल तेज डिजिटल स्टडी। और आज हम लेखपाल के प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बारहसिंगा शब्द में समास है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। समास विग्रह और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है डैश और समास विग्रह का भेद है डैश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देश के लिए भक्ति। और समास विग्रह का भेद है, और यह कौन सा होगा, इसमें समास कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो दुष्ट का पर्यायवाची खल, दुर्जन, अधम, ये तीनों जो है दुष्ट पर्यायवाची हैं। और खलक क्या है, खलक संसार का पर्यायवाची होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। रत्नगर्भा, अचला और धरित्री, ये तीनों जो हैं रसा के पर्यायवाची हैं। जबकि तमिश्रा ये रसा का पर्यायवाची नहीं है। यह क्या है, यह रात्रि, अंधकार का पर्यायवाची होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो इस प्रश्न में कृपण का अगर विलोम देखा जाए तो कौन सा होगा, दानी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी सब जो है इसके विलोम नहीं होंगे। तो इससे संबंध रखने वाला कौन सा शब्द है, दानी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा, दुरात्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो जितने भी शब्द इसमें हैं, रात्रि, बच्चा, कान, ये सब कौन से शब्द हैं, ये सब तत्सम रूप हैं। रात्रि तत्सम है और बच्चा तथा कान यह तद्भव शब्द है। दई, देव का जो है दई क्या है, अर्ध तत्सम रूप है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दई। मेढक का तत्सम रूप क्या है, मेढक का तत्सम रूप क्या होगा, मंडूक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मंडूक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यून का संधि विच्छेद होगा। तो न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा, नि धन ऊन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और इसमें कौन सा संधि है, तो यह यण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा वाण्योचित्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और यह कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसके पास कुछ न हो, यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकिंचन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है। तो मंद गति से कार्य करने वाले के लिए क्या कहेंगे उसे, ऑप्शन नंबर ए, मंथर। क्या कहेंगे, मंथर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं। इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा बंधनहीन, ये सही है। 3 13 होना, संगठित होना,
यह गलत है। 3-13 होने का मतलब होता है तितर बितर होना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, यह सही है। यह आप पर निर्भर है, यह भी सही है। आज बजट पर बहस होगी, यह भी सही है। राम ने सांप देखा और भाग गया, यह गलत है। राम सांप देखकर भाग गया, यह सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, यह गलत है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यह भी गलत है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है और विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दुपट्टा ऑप्शन नंबर ए दुपट्टा, बी में फुलका, सी प्रकृति और डी हीरा। तो इसमें प्रकृति जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी तीनों जो हैं वह पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? लड़का, घोड़ी, प्राण, चिड़िया। इसमें प्राण सदैव बहुवचन में आता है, बाकी सब एक वचन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो यह संप्रदान कारक है, इसका सही उत्तर संप्रदान कारक होगा। का की के यानी संप्रदान के लिए आएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित्र व्यक्ति है, रेखांकित की शुद्ध वर्तनी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस पे द पे जो बड़ी ओ की मात्रा है वह बड़े ओ की मात्रा नहीं रहेगी, इस पे क्या हो जाएगा छोटे ओ की मात्रा, दुश्चरित, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, बाकी सब गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? भास्कर। भास्कर में छोटा सा रहता है, यानी स भास्कर, यह गलत है। चलिए अगला देखते हैं। कर का अर्थ टैक्स होता है, कर का अन्य अर्थ डैश होता है, तो इसमें क्या होगा? कर का अर्थ टैक्स होता है, यह एक अनेकार्थी शब्द है। कर के अन्य अर्थ हैं हाथ, किरण, ओला, शुंड आदि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह गद्यांश दिया गया है, तो चलिए इसे मैं पढ़ लेता हूँ। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है, अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। चलिए इसके प्रश्नों का देख लेते हैं एक बार। समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे व्यर्थ न करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समय धन से अधिक क्यों है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। ऑप्शन नंबर सही इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न।
बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? मौर्य काल से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण 300 ईसा पूर्व हुआ था। और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान इन्होंने इसके विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां प्रारंभ किए गए आंदोलन का, मतलब खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म 6 फरवरी 1890 ईस्वी को पेशावर में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और इन्हें सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बादशाह खान तथा बादशाह खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घूमर लोक नृत्य है, तो घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? यह राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। घूमर राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। लहंगा पहने जब महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उनके लहंगे का घेरा एवं हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां। और हम इसको एक ट्रिक से भी देख सकते हैं। इसका ट्रिक है रक्कूबाई, RCCUBAI। आर फॉर रूस, सी से कनाडा, फिर सी से चाइना, यू से यूएसए यानी अमेरिका, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया। तो इस प्रकार इस ट्रिक को याद किए रहेंगे तो हमें सबका नाम मालूम रहेगा और कौन कौन किस स्थान पर आ रहा है यह हम पकड़ लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो यह कौन सी क्रांति थी? यह थी पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो इसका सही उत्तर है 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो यह जर्मनी में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह नदी जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित 2 नाउशिंगन कस्बे के पास शुरू होती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह काला सागर में जाकर समुद्र में मिलती है। डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की सबसे लंबी दूसरी नदी है। डेन्यूब नदी 10 देशों में होकर बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 13 देशों से होकर गुजरती है। और वो देश कौन कौन से हैं? साओ टोम और प्रिंसेप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो इससे स्पष्ट है कि हमारा उत्तर बी होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चिल्का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और ये कब से कब तक थे? तो 1937 से लेकर 1950 तक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो कौन सी घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का, जो कि इस समय चर्चित भी है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? दोस्तों, सबसे अधिक घनत्व वाला जो है राज्य है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, वह है बिहार है, परंतु इस ऑप्शन में बिहार को नहीं दिया गया है। तो इसमें जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। और जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो बिहार नंबर 1 पे आता है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और तीसरे स्थान पर है केरल, 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश, 829। तो उत्तर प्रदेश का अवश्य याद रखिए, क्योंकि एग्जाम उत्तर प्रदेश का हो, तो इसलिए जो है इसमें 829 को आप याद रखिए। उसके बाद आपका फिर कौन सा आएगा? 829 पर 5वें स्थान पर आएगा हरियाणा, 573 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न। सिकम पाचन के काम आता है। किसके पाचन काम आता है? तो सेलुलोज के पाचन के काम आता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिकम जो है किसके काम आएगा? सेलुलोज के पचाने के काम आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो वह कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। चलिए तो देख लेते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। इसे बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। यह मुख्यतः दूध, अंकुरित गेहूं, हरी सब्जियों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस GHG क्या है? तो वह क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथन यानी CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O ग्रीन हाउस गैसें हैं। भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त कर ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? तो वह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन पीस। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। तो ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 में चर्चा में रहा आकाश प्राइम क्या है? तो यह एक मिसाइल का नया संस्करण है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में स्थित है, यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर में। राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह संस्था 2012 में अस्तित्व में आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में इस संस्थान के नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 35 जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24-28 सितंबर 2021 के बीच पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लेह में किया गया। लेह लद्दाख जो है उसी में लेह में किया गया इसे। चलिए अगला प्रश्न। कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभियान को शुरू किया? तो वह अभियान कौन सा है? तो इसका वह अभियान है पहल अभियान को शुरू किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पहल। और इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग ने टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान शुरू किया है। टेली लॉ का अर्थ क्या है? कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और पंजाब जो है यह दोनों राज्य कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में अग्रणी हैं। और ये क्या है? कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब राज्य अग्रणी हैं। इसमें किसानों के घास फूस भूसे आदि से बिजली बनाई जाती है। इस बायोमास मिशन में जहां पंजाब और महाराष्ट्र का उच्च स्थान है, वहीं अन्य राज्य भी इसमें योगदान दे रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि। इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा का हम नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जानते हैं। यानी इस प्रकार से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा। अगला प्रश्न। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है? कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो और संभाव्य कृषि क्षेत्र हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? तो वृक्षीय सब्जी कौन सा है? हम ये तो आम जीवन में भी यूज होता है। कौन सा है यह? करी पत्ता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और यह मधुमेह के रोगियों के लिए बड़ा लाभदायक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो गुटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीची। गुटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। गुटी द्वारा पौधों को तैयार करने में सांकुर शाखा काटकर जड़युक्त गुटी को निकाल लिया जाता है, जिससे पौधे का विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो तराई बेल्ट की तरफ जो है किया जाता है। तो उसमें कौन कौन से ज़िले हो जाएंगे जहाँ पे पटसन की खेती की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, देवरिया और गोरखपुर। महाराजगंज, बस्ती, ये सब ज़िले जो आते हैं उधर, बहराइच, ये सब तराई बेल्ट वाले जितने भी ज़िले हैं तो वहाँ पे पटसन की खेती की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देवरिया और गोरखपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो जैसा कि हम जानते हैं DLW, जिसका नाम अब बदल के रख दिया गया है BLW यानी बनास लोकोमोटिव वर्क्स, और वह किस क्षेत्र में आता है? मुगलसराय क्षेत्र में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो वो आज भी संचालित है। और कौन था? वह लेखपाल, जिसे लेखपाल या पटवारी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। एक बिस्वा एक बीघा से क्या अनुपात है? तो एक बिस्वा और एक बीघा में जो अनुपात है वह क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक और बिस्वा, यानी एक बिस्वे का इसमें अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। तो मुद्रांक शुल्क का मतलब है स्टाम्प शुल्क, जो है स्टाम्प जो परचेज होता है भूमि विक्रय के समय, तो उसमें जो वो शुल्क लगाया जाता है वो किस पर लगाया जाता है? तो भूमि के कीमत के आधार पर लगाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क अर्थात स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क भूमि का बाजार कीमत अथवा अनुबंध मूल्य पर लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो पंचायती राज का सर्वप्रथम आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से किया गया था?
तो राजस्थान के नागौर जिले से इसका शुरुआत हुआ था, और दूसरा कहाँ से हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। सही है ये। भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबद्ध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। 9 में नगर पालिकाओं के संबद्ध उपबंध था अनुच्छेद 243 क्यू। नहीं, ये कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी, तो इसमें ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। तो पंचायत चुनाव के लिए जो है इसमें कहाँ नहीं होगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जाति है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 89, भारत का योजना आयोग एक राजनीतिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है, अर्ध राजनीतिक संस्था है, वैधानिक संस्था है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैर राजनीतिक संस्था है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। चलिए अगला प्रश्न। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई, तो यह किसमें थी, यह निर्माण कार्यों में थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 2007 से 2012 तक जो है इसका कार्यकाल रहा, या 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है, निष्प्रभावी हो जाएगी। लगातार यूरिया से प्रयोग करने से जो है मृदा निष्प्रभावी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो सीमांत कृषि जोत जो 1 हेक्टेयर से कम होगा उसको सीमांत कृषि जोत कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच आएंगे उसे क्या कहेंगे, उसे लघु जोत कहेंगे। 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के मध्य को अर्ध मध्यम जोत कहेंगे, और 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच को क्या कहेंगे, मध्यम जोत। और 10 हेक्टेयर से जो अधिक रहेगा या 10 हेक्टेयर जिसका रहेगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम बृहद जोत कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है, तो भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, यह उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। गन्ना उत्पादन में जो राज्य हैं वह कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक आता है। सॉरी, कर्नाटक नहीं होगा, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु आएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई, तो यह इसका नाम था असीम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण बैंकिंग से। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2011 में। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में देश में वित्तीय समावेशन हेतु की गई थी। चलिए अगला प्रश्न। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है, जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है,
ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, सही है। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी सही है। ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये भी सही है। इस प्रकार उपरोक्त सभी सही हैं, यानी सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं। ये सभी जो है सारा उद्देश्य जो इसमें निहित किया गया है वह जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? नई मंजिल, ये है। स्वच्छ भारत मिशन, यह भी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह भी है। स्टार्टअप इंडिया, यह नहीं है। यह स्टार्टअप इंडिया जो है विश्व बैंक द्वारा पोषित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए चलो स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? तो स्कूल चलो अभियान वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 में इसका प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टेसू, जिसे हम पलाश कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सब लेखपाल के जो है सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हमने कंप्लीट किया। गणित का प्रैक्टिस सेट हम अलग से कराएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।